ठीक है, तुम्हारा जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्या। समझ में आ गई बात? अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हम संख्याओं के बारे में समझते हैं, फिर हम इस चैप्टर में आएंगे। ठीक, तो जो संख्या रहती हैं ये टेबल बना लेना। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ। पहला चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कहाँ से आई, क्या आई? सबसे पहले आप संख्याओं का एक परिचय समझ लो कि संख्या एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती है और क्या होती है संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम। सबसे लिखेंगे पहले संख्या। ठीक है, लिख दिया। अब संख्या होती है कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की संख्या होती है आपकी। कितने प्रकार की संख्या होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले से पढ़े होगा, 9th में पढ़ा होगा, बट अभी डिटेल में पढ़ लो यहाँ पे स्टार्टिंग से ना, क्या क्या चीज़ होता है, तभी आपको समझ आएगा क्या होता है। सबसे पहले वास्तविक संख्या। दूसरी क्या होती है बताओ? काल्पनिक संख्या। दूसरी कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। यानी एक रियल नंबर होता है, दूसरा क्या रहता है आपका? इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब यहाँ आप 10th में पढ़ रहे हो काल्पनिक संख्याओं के, सॉरी वास्तविक संख्या के बारे में, लेकिन अब 10th के बाद जब 11th में जाओगे तो आप ये वाले नंबर के बारे में पढ़ोगे। समझ गए? अभी आप कहाँ तक पढ़ रहे हो? सिर्फ वास्तविक संख्या। अब जैसे आप 11th में जाओगे तो वहाँ क्या कौन संख्या आ जाएंगी? एक और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या की बात अगर हम करें तो अभी तक जितने नंबर आप पढ़ते आए हो ना, वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्या। कुछ भी नंबर ले लो, 1, 2, -1, 1/2, पाई, जितने भी सब नंबर है वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्या नंबर। समझ गए? वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या भी आपकी कितने प्रकार की होती हैं बताओ? वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हाँ, बहुत बढ़िया। एक होता है आपका परिमेय संख्या। एक कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर आपसे ये पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो सिंपल से आप क्या बताओगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, या इन दोनों के मिलान को, या इन दोनों का एक कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 2 संख्या आ जाएंगी आपकी। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आएंगे नहीं आएंगी? अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि इसका एक टॉपिक आएगा अभी आगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होगी और P और Q आपके पूर्णांक होंगे। बात समझ में आ रही? अब इसको अभी लिखाते हैं, इसमें लिख देते चलो। जिन संख्याओं, ठीक है, जिन संख्याओं को क्या करेंगे बताओ? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होंगे? दोनों। अभी पूर्णांक क्या होता है अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पूर्णांक हैं और क्या होगा? Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो कंडीशन है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? परिमेय संख्या ये हो गई आपकी। जैसे एग्जांपल में क्या कहेंगे? 1, 1/2, समझ गए? 0, -1, कुछ भी आ जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो इसके अपन में 1 लिख दूंगा मैं, P/Q हो गया, ऊपर भी P नीचे भी Q, ये भी P और Q के फॉर्म में हो गया। यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं अभी समझ में आता है। अभी इसके ये इतना समझ में आ गया ना आपको? अब उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक। बात समझ में आ गई नहीं अभी? यानी दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसका कंडीशन बता रहा हूँ मैं। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए आपका? पूर्णांक। दोनों में से अगर एक भी पूर्णांक नहीं हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। वो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जस्ट इसकी अपोजिट डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या की? कि जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ गए? जहाँ P और Q पूर्णांक नहीं होंगे
वो कौन संख्या कहलाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई? लिख लोगे इतना? समझ में आ गया? चलो पहले इतना लिखो इसको तब तक। ओके, परिमेय संख्या तो पता लग गया आपको। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या वो वाली संख्या हो जाएंगी जो अंडर रूट के अंदर होती है। किसके अंदर होती हैं? अंडर रूट के अंदर होती है। जैसे अंडर रूट मैंने लिखा 2, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे कि यार इनके नीचे तो सर हम 1 लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, हो गया ये p/q के फॉर्म में, ऊपर p नीचे q। लेकिन एक कंडीशन भी तो बताई थी मैंने आपको कि p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला p है ये पूर्णांक नहीं है, ये अंडर रूट में आ गया। अब पूर्णांक नंबर क्या होता है भी परिमेय संख्या के आगे पार्ट करते हैं, अभी समझाते हैं। समझ में आ गया? और एक चीज़ मैंने लिखा यहाँ √3, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? और अंडर रूट क्या लिख दिया मैंने? 4, ये भी एक परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। कैसे बताओ? क्योंकि अंडर रूट 4 का तो निकलता है ना 2, निकल गया ना 2 इसकी वैल्यू, तब तो ये पूर्णांक आ गया। अब तो इसका मतलब है कि अंडर रूट की वैल्यू अगर कंप्लीट निकल रही है तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया अंडर रूट 25, तो 5 निकल गया ना, तो 5 क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक है, तो यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं अंडर रूट 5 लिख देता हूँ तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाती। अब पूर्णांक बार बार कह रहे हैं तो इसको समझते हैं अब, ठीक है? तो परिमेय संख्या के भी पार्टीशन कर देते हैं हम। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या आती है? यानी नेचुरल नंबर हम कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या कह दो या प्राकृतिक संख्या कह दो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? अब जितने भी संख्या का यूज आप काउंटिंग में करते हो ना, गिनती में, गिनती का इस्तेमाल कहाँ से करते हो? 1 से ना। 1 से जितने भी आगे संख्या रहती है वो सारी संख्या कौन सी कहलाएंगी? 1 के आगे जितनी भी संख्या होंगी प्राकृतिक संख्या। वास्तविक तो सारी होंगी, वो मैं क्या रहा हूँ तुमको, वास्तविक जितने नंबर अभी तक आप पढ़ रहे हो ना वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक हैं। उसके अंदर के पार्ट बता रहा हूँ मैं तुमको। यानी परिमेय संख्या भी सारी की सारी कई संख्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। अपरिमेय सारी की सारी कई संख्या होंगी? क्योंकि उसी के अंदर की तो है संख्या। ये वास्तविक संख्या के तो 2 भाग कर रखे हैं मैंने, ऐसी परिमेय संख्या के भी भाग कर रहा हूँ। तो यानी ये जितने नंबर हम वास्तविक संख्या से निकाल रहे हैं ना बाहर को, वो सारे के सारे नंबर अगर हम मिला दें तो सब नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती हैं अभी कहाँ से? 1 से। 1 से आगे तक जितनी भी संख्या होंगी सारी की सारी क्या होंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। समझ गए? लेकिन वो सारे कंप्लीट नंबर में होने चाहिए। 1 के बाद वैसे 3/2 भी आता है, बट वो 3/2 के फॉर्म में है, यानी अपॉन के रूप में लिखा हुआ, तो वो प्राकृतिक में नहीं आएगी। प्राकृतिक संख्या सिंपल वाले नंबर होती है जो आप गिनतियों में यूज करते हो, 1 से आने वाली आगे संख्या है। समझ गए? अब प्राकृतिक के बाद आ गई आपकी पूर्ण संख्या। क्या आ गई? अब पूर्ण संख्या क्या संख्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 0। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 भी लगा देते हैं, यानी 1 से पहले आएगा 0, तो 0, 1, 2, 3, ये संख्या कौन सी बन जाएंगी? अब सारी की सारी पूर्ण संख्या। तो यहीं से क्वेश्चन भी उठ जाता है कि जितने भी पूर्ण संख्या होती हैं क्या सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी? सारी की सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है। लेकिन अगर इसका अपोजिट मैं कह दूं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या होंगी? होंगी वो, क्योंकि वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में मिल रही है ना हमको, बल्कि 0 भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब उसके बाद एक आता है लास्ट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या कह देते हैं? 0 से आगे प्लस की ओर और 0 से पीछे माइनस, वो सारे के सारे संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। यानी 0 से आगे 1, 2, 3 ये सारे के सारे प्लस में चलेंगे और 0 से इधर साइड को माइनस में चलेंगे। 9th में भी आपने पढ़ा होगा, -2 ऐसे करते करते। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो अब ये देखो, क्या इससे आगे अंडर रूट वाली चीज़ें आ रही हैं? नहीं आ रही है ना, तो ये पूर्णांक नहीं होगा अंडर रूट 2।
समझ गई बात मेरी, क्योंकि √2 की वैल्यू पूर्ण में निकलती नहीं, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, 1/2 नहीं होना चाहिए, आधा टाइप का नहीं होना चाहिए, 0.123 जैसा नहीं होना चाहिए वो पूर्णांक, समझ गए। √2 की वैल्यू 1.14 निकलती है इससे आगे, √2 की वैल्यू तो 1 पॉइंट में निकल रही है ना वो, तो कंप्लीट नंबर तो है नहीं, वो 0.2 में नंबर है, तो इसका मतलब है कि √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए √2 कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, एक अपरिमेय संख्या, ऐसे √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो आपके अभी प्रूव करेंगे हम कि √2 अपरिमेय संख्या क्यों है आगे। तो अभी हमने ये पढ़ा कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब पूर्णांक संख्या में एक कंडीशन रहती है कि जो पूर्णांक संख्या, जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो आप, जैसे 2 और 3 ले लिया मैंने पूर्णांक संख्या में, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 तो जरूर होगा। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1। जैसे मैंने P और Q लिखा आपका, जो अब P/Q कह रहे हैं ना हम, अपॉन में कोई भी संख्या लिख दी, तो इन दोनों का अगर मैं गुणनखंड निकाल दूँ तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, जैसे मैंने कोई भी अपॉन में संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 3/2 लिख दिया, 3 P है और Q कितना है, 2 है, तो यानी P की वैल्यू आपकी 3 हो गई और Q की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इन दोनों का गुणनखंड निकालो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, ऐसा आपने करा होगा गुणनखंड। 2 को लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा होगा ना, उसका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। होगा नहीं होगा, कुछ भी संख्या लिख दो आप, जैसे मैंने लिखा 7/5 लिखा, काट कूट के लिखना, ध्यान देना, ऐसे लिखा तुमने 8/2 मान के चलो तुमने 6 लिखा, अभी कंप्लीट P/Q के फॉर्म में नहीं है, ये है P/Q के फॉर्म में, लेकिन कट भी तो रहा है, ये देखो काट के लिखना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4/3 हुआ, अब तो नहीं कट रहा है ना ये। अब देखो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होगा, जैसे 7/5 है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, 7 को लिख सकते हैं 1 × 7, 5 को लिख सकते हैं 1 × तो देखो आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होगी, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्या होंगी, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज़्यादा आ रहा है, समझ गए, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। 1 से ज़्यादा का मतलब 1 के अलावा कुछ और आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे यहाँ 1 ही आना चाहिए ना उभयनिष्ठ गुणनखंड P/Q के फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा, इसको ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी है, उसमें P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। 1 का मतलब 1, ये 1 गिनती में 1 नहीं, ये वाला 1, समझ गए। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई ना क्या कह रहा हूँ। तो परिमेय संख्या की कंडीशन समझ में आया पूरी तरीके से। क्या कहा कि जिन संख्याओं का P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सही है, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आ गया ना बात समझ में, क्या कहा मैंने, पता लग गया। परिमेय संख्या समझ गए पूरी तरीके से, अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, ये चीज़ें समझ गए ना, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। उसके बाद और संख्या आती है आपकी सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। ये करते हैं थोड़ा सा, समझ गए, ये लिख लो फिर इसको। दबा दिया, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, लास्ट काल्पनिक। उसके बाद 2-3 और बच जाते हैं, उसको भी समझ। काल्पनिक संख्या क्या होंगी, अभी बस इतना समझ लो कि जिन संख्याओं को अंडररूट में लिखते हैं बट अंडररूट के अंदर माइनस होता है, जैसे मैंने ये लिखा माइनस का √2, आपने √2 तो अभी देखा है ना, वो तो वास्तविक संख्या होता है ना, लेकिन माइनस √2 लिख दिया यहाँ पर,
तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कैसे संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। और इस माइनस को हटाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं आई का। किसका? आई। आयोटा भी नाम लिख देते हैं उसको कभी कभी, ठीक है, आयोटा टाइप का। 11th में पढ़ोगे आप, इमेजनरी से या आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जैसी लगा देते हो ना, उसकी वैल्यू √2 माइनस में बाहर हो जाती है। माइनस का मतलब यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो आई की जो वैल्यू होती है ना, वो माइनस √1 होती है। इस चीज़ का ध्यान दें, आई की वैल्यू क्या होती है? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -√1 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही तुम लोग को? √2 × √3 क्या होगा? जरा मल्टीप्लाई करो तो 3 और 2 की गुणा कर देंगे ना डायरेक्ट। 6 मल्टीप्लाई करना, प्लस नहीं करना है। कितना आ गया? 6 हो गया। हाँ, कभी कभी हो जाता है जोश में, ठीक है, ओके। तो √2 × √3 हो जाएगा √6। ऐसे √1 × √2 कितना होगा? 2 होगा। 1 × 2। अब यहाँ पर मैं -1 कह रहा हूँ, √1 माइनस का × √2, तो 1 × 2 कितना होगा? 2 ही तो होगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसलिए तो ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो √-2 को मैंने लिख दिया √-1 × √2, और इस √1 जो माइनस की वैल्यू, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और आई लिख दिया √2 ऐसी। तो कहने का मतलब जो आई है, इसको आयोटा कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? √-1। इसमें 10th में कुछ काम नहीं इसका, बस थोड़ा सा बता दिया आपको। 11th में पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। तो बस ये है कि इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? √ के अंदर जो माइनस में लिखे जाते हैं, ठीक है। और उस माइनस को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आई का। आई का मतलब आयोटा, ठीक है। आयोटा ईटा, आयोटा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना? ओके। अब उसके बाद लास्ट जो बच जाता है आपके, जो इन्हीं के अंदर से निकल के आते हैं, सम संख्या, जो पहले पढ़ चुके हो आप लोग, फिर भी एक बार बेस बता दे रहा हूँ। एक आता है विषम संख्या, है ना, फिर एक आता है अभाज्य संख्या, और एक भाज्य संख्या, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? जिन संख्याओं में, बताओ, जिन संख्याओं में 2 का क्या जाता है? भाग जाता है, वो भी पूरी बार, पूरी बार जाएगा, कंप्लीट टाइम्स। यानी जैसे 4, यानी 2 के पहाड़े में जो आते हैं, सिंपल सी बात है यार, समझ गए? 2 जिसमें 2 का भाग जाएगा, वो कौन सी संख्या हो जाएंगी आपकी? सम। विषम जिसमें 2 का भागा नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, बस 2 से ही करते हैं। सम और विषम हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिसमें 2 का भाग जा रहा है वो सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वो विषम। इसमें 2 का भागा नहीं जाएगा, ठीक है। अभाज्य और भाज्य। अभाज्य का मतलब है किसी से भाग नहीं जाएगा, समझ गए? उस संख्या में किसी से भाग नहीं जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है इस चीज़ का? ये दोनों बड़ा खतरनाक वाले हैं, मतलब क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाज्य और अभाज्य में। कारण क्या है? देखो, अभाज्य संख्या मैंने कहा कि जिसमें किसी का भागा नहीं जाता खुद के और एक के अलावा, ये चीज़ का ध्यान देना। जिसमें खुद संख्या जो होगी उसका भाग जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या का भाग खुद में तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 का भागा 2 में जाएगा ही जाएगा, 3 का भागा 3 में जाएगा ही जाएगा, मतलब कोई भी संख्या खुद से तो कटेगी ही कटेगी। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें खुद का भागा जाएगा और एक का भागा जाएगा। एक तो ऐसी संख्या जिसमें मतलब जिसका भागा सब में चला जाता, सारी संख्याओं में। तो अभाज्य संख्याओं में एक का भागा जा रहा है और एक किसका भागा जा रहा है? खुद का। तो कितने हो गए संख्या इसमें? 2 हो गए ना। तो जिससे भागा दे रहे हैं उसको बोलते हैं उसका गुणनखंड। जैसे एक से भागा दे रहे हैं, एक खुद से, तो यानी 2 गुणनखंड हो गए ना। तो कुल मिला के अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। वो 2 गुणनखंड, केवल कितने गुणनखंड होंगे इसके? केवल गुणनखंड होंगे। जैसे एक आपका 1 आ गया, एक आपका स्वयं संख्या आ जाएगी, है ना। अब स्वयं, जैसे अगर एक चीज़ सुन लो, मैंने कुछ संख्या लिख दी, मैंने लिखा 3 भाज्य और अभाज्य भी समझाते। एक तो इसमें 1 का भागा जा रहा है,
एक का भागा चला गया, एक खुद का जा रहा है, यानी एक 3 का भी चला गया, यानी इसके कितने गुणनखंड आ गए? 2। और तो कोई संख्या नहीं है ना। अब मैंने लिखा यहाँ पर 2 एक संख्या लिखी, इसमें भी एक का भागा जा रहा है और एक, तो 2 भी आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 एक कैसी संख्या थी पहले? सम। तो इसका मतलब 2 एक इकलौती एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका मतलब है कि 2 क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। समझ गए? केवल 2 ही है बस ऐसी संख्या जो सम भी है और क्या है? विषम, और मतलब अभाज्य भी है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं 1 कहता हूँ, 1 में एक खुद का भागा जाएगा 1 का, एक 1, तो मतलब एक ही संख्या तो होगी ना सिर्फ। इसका मतलब इसका एक ही गुणनखंड निकल रहा है ना सिर्फ 1। तो यानी एक ऐसी संख्या होगी जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। बात समझ में आ गई? तो यानी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। फिर कौन सी है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे करके आगे। समझ में आ गई बात? तो एक आपकी ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। स्टार्ट कहाँ से होती है अभाज्य संख्या? 2 से होती है। 2 कैसी संख्या है? सम भी है और अभाज्य। अब भाज्य तो आपको समझ में आया क्या होगा अभी? जिसमें आपके एक और खुद के अलावा भी किसी तीसरे नंबर का भी भागा जाएगा, यानी उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। एक और खुद तो होगा ही होगा, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर भी होगा जिसमें भागा जाएगा। जैसे मैंने 4 लिखा, 4 में एक 2 का भागा जा रहा है, एक खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है। 3 हो गए ना, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए। जैसे मैंने लिखा 10 बोल दिया, एक इसमें 2 का भागा जा रहा है, एक 5 का भागा जा रहा है और एक 10 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, यानी इसके कितने हो गए? 4 हो गए। मतलब कुल मिला के जिस संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे ना, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बस संख्या समझ में आ गई सारी की सारी। भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, प्रमेय अपरमेय सब समझ में आ गई। ठीक, पता लग गया ना सारा? ओके, अब आपके टॉपिक पर आते हैं फिर अब। ठीक है, सबसे पहला देखो आप, प्रमेय पढ़ना है आपको 1.1। प्रमेय पढ़नी है आपको 1.1, पेज नंबर 4 देख लेना। ठीक है, NCERT चेक करो। अच्छा, तुम्हारी दूसरी वाली बुक है ना? हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो। प्रमेय 1.1, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? प्रमेय का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी से कॉन्सेप्ट आएगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये क्या कहा यूक्लिड विभाजन, यानी यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिनने क्या कहा था वो देखो जरा। लिखा है बुक में, क्या लिखा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक समझा दिया था मैंने पहले ही। पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं ना, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस 0 भी रहता है आपका, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B कोई भी नंबर होंगे। ठीक है, बुक नहीं है, एक बुक भी इधर पास करो जरा, तुम्हारे पास है ना, एक तुम 3 इससे देख लो। हाँ देख लोगे, मेरे पास 10th की बुक। देखो क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। ठीक है, जहां A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अभी क्या है, अभी समझ आएगा आपको। A इक्वल्स टू क्या है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ R की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा या उसके बराबर और B से कम होगी। अब क्या कहा इसने, ऐसा कुछ समझ आया तुमको? देखो, A और B 2 संख्या दे रखी हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझना।
ए और बी दो संख्या दे रखी हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है वो समझा रहे हैं आप, समझ गए। रिलेशन क्या होता है, जो ए की वैल्यू होती है ना, जो पहली वाली संख्या जो बड़ी होगी, ध्यान देना पहली वाली संख्या, हाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इस चीज़ का ध्यान देना, ए आपकी बड़ी होगी, तो जो बड़ी संख्या होगी जो ए होगी उसकी वैल्यू बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। ये क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। जहाँ आर की वैल्यू भी इसने कहा कि जो आर की वैल्यू की 0 के बराबर या बी से कम होगी, ये इसने कहा, किसने कहा, ये यूक्लिड ने कहा, ठीक हो गया। अब यूक्लिड जी ने ऐसा क्या कह दिया, ये कुछ समझ जैसा नहीं आया अभी ना, अब इसको समझते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक। क्यू का मतलब यहाँ पर है क्वोशिएंट से, यानी जो हमारे पास भागफल आएगा। आर का मतलब है यहाँ पर शेषफल, यानी रिमाइंडर जो बचेगा। और ए और बी जो संख्या आप लेंगे। अब क्या है, इसको विभाजन से आप समझ रहे हो कि भागा करना है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ मैंने लिखा एक 10 और एक 12 लिखा, दो संख्या ले ली। अब इसमें ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, समझ सकते हो। ए आपका 12 होगा, बी आपका 10 होगा, क्योंकि ए जो संख्या होगी बड़ी होगी और बी आपका छोटा होगा। तो यहाँ से हम छोटी संख्या का भागा देंगे, यानी 10 का भागा देंगे 12 में, ऐसे करके, ठीक है। 10 एकम कितना आएगा यहाँ 2, ठीक है। तो ये जो आया ये आपका Q का मान है, जो ये बचा वो किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। ये आपने कर रखा है पहले, बस इसका बेसिक वो क्या बोलते हैं, इसका क्या कहाँ से उत्पन्न हुआ ये यहाँ पता है आपको। अब जो 12 है ना वो आपका क्या है, A है। तो इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 1, BQ है ना, BQ क्या है, ये B की वैल्यू है, ये वाली है ना, और ये A की वैल्यू है। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, यहाँ देखो ना, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ देखो 10 गुणा 1 PQ है ना, प्लस में क्या आएगा 2, इनको कैलकुलेट करो, देखो 12 आएगा। 10 एकम 10 प्लस 2 कितना आ गया आपका, 12 आ गया, समझे। इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, यहाँ पर तक समझ में आ गया ना कुछ। अब यही चीज़ मैं थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूँ। जैसे यहीं पर मैंने करा, यहाँ तक तो था ही, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ 12, और यहाँ से आपका आएगा 10, और ये कितना आ गया 2, यहाँ 1। अब इस 2 का भागा किस में देंगे, 10 में। चलो दे के देखते हैं, आगे कर रहा हूँ जो आप करते आए हो पहले से, बस थोड़ा सा ही। कितना आ जाएगा 10 में 2, 2 पंजे कितना हो गया 10, और यहाँ कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब ऊपर वाला भी छोड़ दो, अभी कुछ नहीं है ऊपर वाला भी, हटा दो उसको। अब नीचे वाला देखो, ये आपका क्या बन गया, इस बार B बन गया, ये आपका क्या बन गया A, जिससे भागा दे रहे हैं वो B, जिसमें भागा दे रहे हैं वो A, ये जो है वो Q है, ये आपका R। तो इस कंडीशन में इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 प्लस 0 लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया आपको। अगर इसको, चलो अभी तुम ज़्यादा कन्फ्यूज की स्थिति में आ गए हो मुझे लग रहा है, अभी भाई इतना ही समझ लो तुम, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना अभी फिलहाल। यहीं से इस चीज़ को समझते हैं, R की वैल्यू क्या, R आपका शेषफल है। शेषफल हमेशा 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर आएगा और B से कम आएगा, यानी जिससे आप भागा दे रहे हो ना उससे हमेशा कम ही शेषफल आएगा। देखो शेषफल अभी कितना आया, 2 आया ना, तो 2 का मान 10 से तो कम ही है, 0 से ज़्यादा है। अभी 0 आया था शेषफल, मतलब शेषफल आपका 0 आ सकता है लेकिन 0 से कम नहीं आ सकता। -1 कभी शेषफल नहीं आएगा आपका, समझ गई बात। तो कहने का मतलब कि 2 धनात्मक पूर्णांक को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A = BQ + R, जहाँ R जो है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है और B से क्या है, कम या 0 के बराबर भी हो सकती है R की वैल्यू। ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि 2 धनात्मक पूर्णांक को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, A = BQ + R। अब ये चीज़ आपने पहले पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी ना। हम ऐसे तो करते थे, भाग दे दिया डायरेक्ट किसी से, यही चीज़ भाग दे दिया। हम लिखते थे कि जो 12 है आपका वो इस दोनों के गुणनफल और प्लस इसके बराबर आता है, ये तो करते थे। लेकिन वो चीज़ कहाँ से पता लगा, ये यूक्लिड ने दिया था। समझ गए ना कि 2 धनात्मक पूर्णांक को हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
कोई भी संख्या लिख लो आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 25 और तुम 30 लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा बताओ तो। 25 और 30 को, 25 को भागा देंगे ना 30 में, छोटी संख्या का भागा तो बड़ी में देंगे, तो 25 से कम कितना आ गया, और यहाँ 5, तो यानी इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ ज़रा बताओ तो। 25 गुणा 1 प्लस लिख सकता हूँ ऐसा। यहाँ जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, वो Q की वैल्यू है, और जो लास्ट में प्लस करके आया वो किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। आ गया समझ में। युगली विभाजन प्रमेय का समझ में आगे क्या है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A = BQ प्लस R के फॉर्म में, और A हमेशा ज़्यादा होगा किससे, B से। कुछ पूछना है इसमें, आ गया ना समझ में क्या है, कोई दिक्कत इसमें, पता लग गया क्या है, ठीक है। इसमें नोट कर लो इसको, कह रहा होगा मुझे परेशान कर रहा है बात, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपके एनसीईआरटी बुक में देखो लिखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है, पेज नंबर 5 में देखो, उसी के बगल में लिखा होगा इधर साइड, देखो हाँ ये लिखा है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, सबसे पहले एल्गोरिथम का मतलब समझ लो, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी विधि या ऐसी प्रोसेस जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए यूज होती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें देखो बगल में लिखा है आपके, जिसमें इसमें एक चित्र बना है, ये मोहम्मद इब्न मूसा अल पता नहीं क्या लिखा है, वो देखो पूरा नाम लिखा होगा देखो, हाँ वही वाला है, मतलब एक नाम लिखा है, मैथमेटिशियन होंगे उनका। देखो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, समझ गए। यानी एक प्रोसेस प्रदान करता है एल्गोरिथम किसी भी समस्या को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब इस एल्गोरिथम का प्रयोग यूक्लिड ने करा था, जिसको नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका प्रयोग यूक्लिड ने दो संख्याओं के बीच या तीन संख्याओं के बीच HCF निकालने के लिए प्रयोग किया था। क्या निकालने के लिए, HCF, समझ गए। HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हिंदी में। अब महत्तम जोड़ो उसको, वो हिंदी वाला है, आप इंग्लिश में ध्यान दो, HCF, वहाँ HCF भी लिख के आएगा, महत्तम समावर्तक भी लिख के आएगा, ब्रैकेट में HCF भी दे देगा वो, या नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यानी यूक्लिड विभाजन क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग है वो दो संख्याओं या तीन संख्याओं, चार संख्याओं के बीच क्या निकालने के लिए किया जाता है, HCF, ठीक हो गया। अब कैसे निकाला जाता है वो जो अभी बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, क्या होता है, A = BQ प्लस R, उसी के फॉर्म से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दो। जैसे मैंने कहा एक दो संख्या ले लेते हैं, 12 और 15 ले लेते हैं, और 12 और 15 के बीच आपको निकालना है क्या, HCF, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक। तो जो काम कर रहे हैं हम, वो काम रफ में होगा, अब वो काम किस में होगा, रफ में, बट अभी आप थियर में ही समझ लो कैसे करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, दोनों में छोटी संख्या क्या है, 12, 12 का भागा देंगे हम 15 में, कितना आएगा, 12 कम 12, कितना बचा, 3। शेषफल हमेशा इससे छोटा आना चाहिए, अगर इससे बड़ा आ रहा है तो समझ लो दोबारा से भाग दो, समझ गए। अभी तो छोटा आ गया, अब इसका भागा देना है 12 में देना है, समझ गए ना। कब तक ऐसा करना है, जब तक कि आंसर क्या आना है, 0 नहीं आना चाहिए, बहुत बढ़िया। जब कब तक करना है, तो 3 चौक कितना हो गया, अब आंसर 0 आ गया, एलसीएम। अब ये तो रफ काम था, बट अभी फेयर में ही कर रहे, हाँ ऐसे भी 3 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब करेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल, ठीक है। क्या था, सबसे फर्स्ट वाला डिवीजन लेंगे, यानी 15। अब ये चीज़ एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ मैं क्या बता रहा था, 15 आपका क्या था, अब इसमें क्या है, प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम। तो 15 = क्या लिखेंगे, 12 × ठीक हो गया, प्लस 3 आ जाएगा,
उसके बाद आपको यहाँ देखने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर देखना चाहते हो फिर ये वाला भागा लोगे तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे हम 12, यानी यही वाली संख्या स्टार्टिंग में ले लेंगे 12 जो ये वाली आ रही। अब 12 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 4, उल्टा नहीं लिखेंगे, देखो 4 गुणा 3, क्योंकि 3 गुणा 4 भी 12 होगा, 4 गुणा 3 भी 12 होगा, लेकिन लिखने की प्रोसेस बी क्यू प्लस आर था, पहले बी फिर क्यू लिखा जाएगा। तो यानी 3 गुणा 4 प्लस अब क्या आएगा 3 के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब जो यही होगा वही क्या होगा आपका, तो HCF 3 आ जाएगा 12 और 15 का। बात समझ में आ गई? क्या करना है, सबसे पहले 12 और 15 का इस टाइप से डिवीजन करना है परमेय का इस्तेमाल करके, है ना। 12 गुणा मतलब 12 भागा 15, कब तक करते रहना, जब तक कि शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है आपको, उसका उपयोग करना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या करना है, पहले 15 इक्वल्स टू 12 गुणा 1 प्लस 3, फिर दूसरा में आना है 12 स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसको लिखेंगे 3 गुणा प्लस 0 तक आ गया, है ना। अब जब तक 0 नहीं आ जा रहा है उसके बाद ये 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 के लिए कुछ बना ही नहीं है, इसका मतलब यही 3 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब आप इसका करके दिखाओ जरा। बीस और 35 का ओके 20 और 35 का आपने कर दिया होगा, इसका कितना आ रहा है एलसीएम, और सॉरी HCF कितना आ रहा है 5। इसी मेथड से करना है आपको, ठीक है, समझ गए ना। चलो एक बार यहाँ भी करा देते हैं ना, फिर बाद में भी देख लेना आप लोग। 20 आ गया, 35 करा आपने, क्या आएगा 20 से कम 20, 5 और 1, है ना। अब इस 15 का भागा फिर किस में देंगे हम 20 में, 15 एकम कितना आ गया 5, फिर इस 5 का भाग किस में देंगे 5 दिया। कब तक देते जाना, जब तक कि आंसर, तो स्टार्टिंग लिखेंगे हम 35 से स्टार्ट करेंगे, 35 को लिखेंगे कितना 20 गुणा 1 प्लस 15 लिख देंगे, समझ में आ गया ना। 20 गुणा 1 प्लस, अब फिर 20 स्टार्टिंग में यह आ गया इधर, तो 20 को क्या लिखेंगे अब 15 गुणा 1 प्लस 5, अब फिर 15 को लिखेंगे स्टार्टिंग में, 15 को क्या लिखेंगे फिर 5 गुणा 3 प्लस 0। अब 5 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो यानी जो HCF आएगा आपका कितना आ जाएगा बताओ 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत इसमें आ गया समझ। अब लास्ट तो कुछ नहीं बचा, खैर अब एक्सरसाइज देखो आप फिर उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो आप 1.1 का पहला क्वेश्चन, 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 1.1 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 135 और 225, 135 और 225 का क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। तो 135 और 225 का HCF क्या होगा, करें। हाँ, छोटी संख्या कौन सी है 135, तो 135 का भागा देंगे हम किस में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 9 आ गया ना, 90 हो गया। अब इस 90 का भागा किस में देंगे हम 135 में, 9 दूनी 18, 180 तो 2 बार में हो जा रहा है, बट एक ही बार में जाएगा, इसमें 2 बार में 180 हो जा रहा है, तो ये आपका 5 आएगा और ये 4 आ गया, है ना। अब इस 45 का भागा किस में देंगे हम 90 में, 45 दूनी कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, मतलब शेषफल 0 आ गया। अब इसको प्रमेयिका के फॉर्म में लिखो, 225 को क्या लिख सकते हो आप जरा बताओ, 225 को 135 प्लस 90, फिर 135 को स्टार्टिंग में लिख के क्या लिखोगे इसको 90 गुणा प्लस 45,
फिर 90 को स्टार्टिंग में लिख दोगे, 90 को क्या लिखोगे फिर अब 45 गुणा 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। अब यही जो 45 होगा वही क्या आपका आ जाएगा, HCF आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो इस टाइप से एक ऐसे क्वेश्चन कर लेना ज़रा। पहले 1.1 का फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड एक बार खुद से करने का प्रयास करना, ठीक है? बाकी फिर आज के लिए काफ़ी इतना, या और पढ़ोगे? आज SCF तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद कल एक नेक्स्ट अगला मेथड आएगा, ठीक है? विषम और क्या बोलते हैं सम संख्या, अभाज्य संख्या निकालना इसी के द्वारा किस तरीके से होता है वो कल बताएंगे आपको, ठीक है? आज हमने क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालना। और उससे पहले हमने संख्याओं के बारे में सारा पढ़ दिया कि कितनी प्रकार की संख्या होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती हैं, कैसे कैसी संख्या होती है, सब पता लग गया। समझ गए? तो अभी तक ये जो सारी संख्याएं कैसी संख्या थी मेरी बताओ? वास्तविक संख्या थी। कैसी संख्या थी ये? वास्तविक। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं? सारी संख्या आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? परिमेय आती है, अपरिमेय आती हैं। फिर उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। फिर उसके अंदर भी कौन कौन से आ जाएंगी आपकी? सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सारी संख्याएं, ठीक है? अभाज्य संख्या समझ में आ गई थी। और परिमेय संख्या के एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, क्या कि P और Q के फॉर्म में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन P और Q पूर्णांक भी होंगे, बट P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना होगा? 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बाकी इसके आगे कल करते हैं, ठीक है?